नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने को कहा। सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। देशभर में आज से सूर्य आराधना के पर्व छठ की शुरुआत और आईसीसी T20 विश्व कप में बारिश के कारण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच रद्द। समाचार संध्या में लवली निगम के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्पात संयंत्र को लगाने से न केवल निवेश बढ़ रहा है, बल्कि नई संभावनाओं के कई द्वार भी खुल रहे हैं। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील हजीरा संयंत्र के विस्तार के अवसर पर आज सूरत में वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से गुजरात और देश में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है और सरकार देश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी है। मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देता हूं कि भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, वो भी गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत ही दूरदृष्टि वाली पॉलिसी है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लक्ष्यों में इस्पात उद्योग की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत इस्पात क्षेत्र से सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र बनता है। इसी तरह इस्पात क्षेत्र का सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, निर्माण, ऑटोमोटिव, पूंजीगत सामान और इंजीनियरिंग उत्पादों में व्यापक योगदान है। भारत में पूरी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। ये नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत मदद करने वाली है। मुझे विश्वास है कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया का ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के विजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये स्टील सेक्टर में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों को नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तार के साथ भारत में समग्र नई प्रौद्योगिकी आ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में बेहद सहायक होगी। श्री मोदी ने कहा कि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया की तरह ये परियोजना मेक इन इंडिया विजन में मील का पत्थर साबित होगी और विकसित भारत और इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे प्रयासों में नई शक्ति प्रदान करेगी। इस स्टील प्लांट के माध्यम से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अनेक द्वार भी खुल रहे हैं। 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। इस एक्सपांशन के बाद हजीरा स्टील प्लांट में क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता 9 मिलियन टन से बढ़कर 15 मिलियन टन हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उपायों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएलआई योजना ने वृद्धि के नए मार्ग बनाए हैं। आईएनएस विक्रांत का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि देश ने
हाई ग्रेड स्टील में विशेषज्ञता प्राप्त की है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण रणनीतिक अनुप्रयोगों में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर में उपयोग के लिए स्पेशल स्टील विकसित किया है। भारतीय कंपनियों ने हजारों मीट्रिक टन इस्पात का उत्पादन किया है। अब आईएनएस विक्रांत स्वदेशी सक्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ पूरी तरह तैयार है। ऐसी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश ने कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता और दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में 154 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन करते हैं। हमारा लक्ष्य अगले 9-10 वर्ष में 300 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराध अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, चाहे साइबर अपराध हो या हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल। सरकार को इनसे निपटने के लिए नई तकनीकी दिशा में काम करने की जरूरत है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक में आज मुंबई में आतंकी कार्रवाइयों में नई तकनीकों के इस्तेमाल से निपटने के विषय पर चर्चा की गई। बैठक से पहले समिति के सदस्यों ने मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में प्राण न्यौछावर करने वालों को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि 14 वर्ष पहले मुंबई में सीमा पार से दिल दहलाने वाली आतंकवादी हमला हुआ था। बैठक के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष माइकल मौसा ने कहा कि आतंकवादी अपनी गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा रहे हैं। हमारी जवाबी कार्रवाई भी उनके द्वारा अपनाई जा रही तकनीक के उपयोग के अनुकूल होनी चाहिए। परिषद की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली में एआईआर एफएम गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। आज की ताजा खबर। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल एआईआर एफएम गोल्ड खरा सोना। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में श्योक गांव से सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में 45 पुल, 27 सड़कें और 2 हेलीपैड शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में
कार्बन न्यूट्रल आवासीय परिसर और हेलीपैड का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर गांव को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादियों की मौजूदगी के कारण देश के इस हिस्से में विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश अब विकास के पथ पर है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने तमिलनाडु सरकार से वेल्लोर में उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए लगभग 11 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया है। आज परियोजनाओं की समीक्षा के बाद वेल्लोर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से अब्दुल्लापुरम का हवाई अड्डा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे और अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चेन्नई और बेंगलुरु से आने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वेल्लोर उच्च शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं का केंद्र बनता जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विद्यार्थियों और युवा पीढ़ियों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। आज हैदराबाद में प्रथम हरिप्रसाद जी बद्रुका स्मारक व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और विकसित राष्ट्र का स्वप्न केवल तब पूरा होगा जब सभी वर्ग और सभी क्षेत्र विकसित होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत के पास तकनीक से लैस बेहतरीन मानव संसाधन मौजूद हैं। देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज 100% है। डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। डॉ सिंह ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई 5G डिजिटल टेलीकॉम सेवाओं से देश में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय भारत की भूमिका पूरी दुनिया में सराही गई थी। महामारी के दौरान भारत ने अपने कोविड प्लेटफॉर्म कोविन के माध्यम से 220 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीकों की आपूर्ति की। ये प्रक्रिया अभी जारी है। शिखर सम्मेलन में 35 देशों की 1,500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने को कहा। सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। देश भर में आज से सूर्य आराधना का पर्व छठ की शुरूआत और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में बारिश के कारण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच रद्द। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष गर्ग ने चुनाव तैयारियों की आज शिमला में एक वर्चुअल बैठक में समीक्षा की, जिसमें सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, सह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती और प्रवर्तन कार्रवाई के बारे में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र के मामले में वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए
और मतदान दलों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस महीने की 30 तारीख तक हर स्थिति में एपिक कार्ड वितरित किए जाने चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं को कार्ड समय पर वितरित कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अति संवेदनशील इलाकों में स्वयं जाना चाहिए और संवेदनशीलता में कमी लाने के उपाय किए जाने चाहिए। मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था के बारे में पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। मतदान दलों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से और त्रुटि रहित पूरी की जा सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राजनीतिक दलों को हर प्रकार की अनुमति जारी करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम के सही प्रबंधन के अलावा नियमित रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बैठकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को आग्नेयास्त्रों को जब्त किए जाने तथा संबंधित कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और पूरे देश में इसके नेताओं की लोकप्रियता से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह हताश हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के कई जिलों में लड़कियों को स्टैम्प पेपर पर बेचे जाने की एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान बाल अधिकार आयोग ने भी इस बारे में भीलवाड़ा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में होते हैं। 1 महीने के भीतर राज्य से 400 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष क्षय रोग का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के बाद 22 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। मंत्रालय के अनुसार इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से क्षय रोग पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्ष में भारत में क्षय रोग के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। ये 11% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। ये आकाशवाणी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि एडुटेक कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री मान्य नहीं है। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इस तरह की डिग्री के विज्ञापनों के झांसे में न आएं। छात्रों से कहा गया है कि वे कहीं भी पीएचडी में दाखिला लेने से पहले इस बारे में यूजीसी के 2016 के दिशा निर्देशों को भली प्रकार पढ़ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देश भर में छठ पूजा अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। इस त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। आज श्रद्धालु कल खरना है, जिसमें भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे
और शाम को सूर्यास्त के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन श्रद्धालु घुटने तक गहरे पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार को उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का अनुष्ठान संपन्न होगा। भारत का सबसे बड़ा लोकसेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजाद भारत की बात आकाशवाणी 7 की अंतिम कड़ी में आज हम ला रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की कहानी, जो 23 भारतीय भाषाओं, 27 बोलियों और 12 विदेशी भाषाओं में कहानी के माध्यम से प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जन जन से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विचारों पर नागरिकों से अपने विचार साझा करते हैं। ये कार्यक्रम माध्यम है देश के जन से जुड़कर उनसे उनका बनकर सहजता के साथ बातचीत के जरिए एक नया ताना बाना बुनने का। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच बन गया है भावनात्मक संबंध। प्रधानमंत्री देशवासियों से शिक्षाप्रद और प्रेरक विचार साझा करते हैं। वो उन्हें उत्साहित करते हैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए और समाज कल्याण में भागीदार बनने की सराहना भी करते हैं। वे सरकार की कई पहलों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, निजी संस्मरणों और अनुभव भी बांटते हैं। श्री मोदी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं। देशवासियों की उपलब्धियां चाहे छोटी हो या बड़ी, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सबको खास तवज्जो देते हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास है सामाजिक और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना। उनकी कोशिश है कि लोग एक दूसरे का ध्यान रखें और साथी कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें अपने दिल में जगह दें। मन की बात में लोग भी पत्र और रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के सहारे अपने विचार और सुझाव देते हैं। ये रेडियो कार्यक्रम दुनिया भर में प्रभावी और लोकप्रिय हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वो स्वच्छ ईंधन के बिना खाना बनाने पर विवश लोगों के लिए गैस सब्सिडी छोड़ दें। इसका कमाल का असर हुआ। मैं सबसे पहले उन 1 करोड़ परिवारों को शत शत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना, बदले में करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिलना, 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों का बचत होना, ये बहरे दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं। और सामान्य बात यह है कि जनता पर भरोसा रख करके काम करें तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही खादी की बिक्री भी बढ़ गई। ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम से समाज के हर वर्ग से जुड़ जाते हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण निवासी, युवा और बुजुर्ग, पुरुष और महिला, विद्यार्थी और कामकाजी जनसंख्या, उपभोक्ता और उत्पादक, उद्यमी और वेतनभोगी, कृषि और गैर कृषि मजदूर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विषय व्यापक होते हैं। ये विषय हमारे आज और आने वाले कल के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। इनमें ऊर्जा और जल संरक्षण, रोजगार सृजन, आधुनिक तरीके अपनाना, पर्यटन और सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ावा देना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी जैसे सरल माध्यम का चुनाव किया।
जिससे वो जन साधारण से आसानी से अपना रिश्ता प्रगाढ़ कर सकें। आकाशवाणी शुरुआत से ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जन जन के लिए समर्पित है और सही मायनों में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप काम कर रही है। समाचार सेवा प्रभाग और आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आज आकाशवाणी के अगरतला केंद्र का निरीक्षण किया। इस केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक में श्रोताओं को प्रदान की जा रही प्रसारण सुविधाओं और कार्यक्रम गतिविधियों के बारे में डॉक्टर वसुधा गुप्ता को जानकारी दी गई। उन्होंने अगरतला केंद्र के क्षेत्रीय समाचार एकांश आरएनयू के कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श किया और आरएनयू की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने समाचार कक्ष और स्टूडियो की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्रीमती वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक कला, संस्कृति, पर्यटन, संगीत और राज्य के लोक संगीत को विशेष रूप से बढ़ावा देने के बारे में नई पहल पर चर्चा की। महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता पूर्वोत्तर के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के एक सप्ताह के दौरे पर हैं। मेलबर्न में 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 1 में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसी ग्रुप में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हो गया। ग्रुप 1 में कल सिडनी में न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता में बची ये एकमात्र भारतीय चुनौती है। भारतीय जूनियर टीम जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। खिताबी मुकाबले में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और पत्र सूचना ब्यूरो के पीआईबी प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश ने आज पीआईबी के अनुसंधान शाखा का 1 वर्ष पूरा होने पर इसके कामकाज की समीक्षा की। सचिव ने जनता तक बेहतर पहुंच और सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों पर अधिक जागरूकता विकसित करने के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में संचार के लिए कंटेंट तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। और अब मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय धुंध छाई रह सकती है। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। तापमान 24 और 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान साफ रहेगा, जबकि गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रहेगी, बाद में आसमान साफ रहेगा। गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। शाम को या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। आइजॉल, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, ईटानगर और शिलंग में धुंध छाई रहेगी, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। यहां तापमान 14 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने को कहा। सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए सीमा सड़क संगठन की 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। देश भर में आज से सूर्य आराधना का पर्व छठ की शुरुआत। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में बारिश के कारण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मैच रद्द। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।